किसान आंदोलन को धार देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जानकारी के मुताबिक इस पीसी में आगामी रणनीति का भी ऐलान किया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 97वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाया जाए। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर को दोबारा बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह गाजीपुर बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया था, जिसे अब बंद किया गया है। टिगरी बॉर्डर पर हुडाखाप के किसानों ने पक्का मकान बनाने के लिए चुनाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी सड़क पर वो बिताएंगे। साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि जो किसान फसल कटाई के लिए घर गए हैं वो वापस लौटेंगे और कृषि कानून रद्द करवा कर ही घर जाएंगे। साथ ही आंदोलन जारी रखने की चेतावनी एक बार फिर से दी गई है। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि कृषि विरोधी देश विरोधी कानून वापस लीजिए। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के दूसरे दिन भी देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम रफ्तार में रही। विश्वास का संदेश देते हुए तमाम वरिष्ठ मंत्री कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले रहे हैं। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह टीका लगवाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली एनसीआर में आरआर हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। वहीं ट्वीट कर उन्होंने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की तारीफ भी की। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई मंत्रियों ने पहली डोज ली। आपको बता दें कि इन सभी को 28 दिनों बाद दूसरी वैक्सीन की डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संकेत दिया कि सरकार कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के बजाय वैक्सीन सेंटर पर जाकर टीकाकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और इसके लिए राज्य सरकारों को गाइडलाइंस में कुछ छूट भी दी गई है। हर्षवर्धन ने कहा कि देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। उनके लिए टीका केंद्र पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मजबूती से की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के पहले दिन 4 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई और इसी के साथ ही 16 जनवरी से अब तक 1,47,28,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज सोमवार से जारी है। इस फेज में 45 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं तीसरे फेज के पहले दिन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण की समस्या से भी जूझना पड़ा। लोगों ने प्ले स्टोर पर मौजूद कोविन एप्लीकेशन पर पंजीकरण की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा कि कोविन ऐप सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए है और लोगों को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। असम दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेजपुर में रैली को संबोधित किया और कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो नया कानून लाकर नागरिकता कानून को लागू होने से रोका जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि हमारी सरकार आने पर हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। गृहिणियों को हर महीने गृहिणी सम्मान के रूप में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि चाय के बागान में काम करने वाली महिलाएं 365 रुपए प्रतिदिन पा पाएंगी और हम लोग 5 लाख नई सरकारी नौकरियां पैदा करेंगे और ये वादा नहीं, एक गारंटी है। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। यहां पर भी प्रियंका गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। वो टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और उसका अध्यक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि पृथ्वीराज कांग्रेस नेताओं के G23 का एक हिस्सा है। बंगाल में फुफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन के मसले पर कांग्रेस में गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सांप्रदायिकता के मसले पर हम चयनात्मक नहीं हो सकते हैं।
आनंद शर्मा ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के फैसलों पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी हाईकमान को पता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपने निजी फायदे के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करें, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने पीएम की तारीफ की थी। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर एक बार फिर से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर उससे पहले 2017 के पंजाब चुनाव में भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाकर जीत दिलाई थी, मगर उस बार कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। फिलहाल बता दें कि प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में बिजी हैं। प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी IPAC यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के चुनाव कैंपेन पर काम कर रही है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने वाली आरजेडी बंगाल चुनाव में कांग्रेस को झटका दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ छोड़कर तेजस्वी यादव अपनी अलग सियासी राह तलाश रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से आरजेडी को कुछ सीट्स का ऑफर दिया जा रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी के टीएमसी के साथ गठबंधन का फैसला किया। वहीं दूसरे राज्यों में तेजस्वी अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। असम में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ महागठबंधन विकल्प था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ रहना बेहतर समझा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पीएनजी में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में वाहन में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की नई कीमतें 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली के आरकेपुरम थाने में एसएचओ राजेश कुमार ने थाने में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जहां गरीब बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। बच्चे थाने की लाइब्रेरी में अपने पसंद की किताब पढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के इस पब्लिक लाइब्रेरी में 100 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था है। यहां प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी 2300 पुस्तकें और 1900 से ज्यादा पुरानी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग का भी इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान जारी किया है और इस पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च से लेकर मई के महीने तक लोगों को न दिन में राहत मिल पाएगी और न ही रात में। इस बार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी एक सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया। मालदा में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी राम का द्रोही है उनका बंगाल में कोई काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद, अराजकता और गौहत्या समेत कई मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा। योगी ने कहा कि ईद पर बंगाल में जबरन गौहत्याएं कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो 24 घंटे में गौ तस्करी बंद करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने विकास के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। उन्होंने ये बात भी कही कि बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर सीएम आवास पर मंथन हुआ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी को लेकर 2022 में बनाने का लक्ष्य तय किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ किया। विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 पास किया गया।
तो वहीं विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली की पुष्टि होने पर 5,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 812 शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए। आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी डिग्रीज को फर्जी करार दिया था। गोरखपुर के महानगर में कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर कालिख पोती, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली भी पहुंच गए। पुलिस और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और वो धरने पर बैठ गए। आपको यहां बता दें कि गिरफ्तार किए गए नेताओं में कांग्रेस के 14 नेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू रखने का आदेश है। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगाई गई है। हाथरस से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां छेड़खानी की शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर डाली। वहीं पीड़िता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले यानी कि सन 2018 में घर में घुसकर हत्यारोपियों ने मृतक की बेटी से छेड़छाड़ की थी। मामले में आरोपी 15 दिन की जेल भी काट चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। फिलहाल 2 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अमेठी के हथिया कला गांव में एक युवक को उसकी पत्नी के घर वालों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। मृतक के भाई का कहना है कि इन प्रकार शादी के चलते बदले की भावना में उसके भाई की हत्या की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गोंडा के जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी संस्था के नाम पर खून की कालाबाजारी की जाती थी। कई सालों से खून का काला कारोबार चल रहा था। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बच्ची को 24 घंटे बाद गड्ढे से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। आपको बता दें कि खेतों में आलू खोदने के दौरान ये बच्ची लापता हो गई थी। बहराइच के खैरीघाट क्षेत्र में शौचालय बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। वहीं दबंगों ने घर में आग लगा दी, जिससे कई घर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर के मऊखास गांव के पास तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रॉला पलट जाने की वजह से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को हमीरपुर जिले के रहने वाला बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती शादी का विरोध कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी संगठन की बैठक के बाद से मीडिया से मुखातिब हुए और सबसे पहले उन्होंने बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ की जाएगी। तो सीएम ने रोजगार पर बात करते हुए कहा कि 75% निजी उद्योग में रोजगार पर राज्यपाल ने मंगलवार को अपनी संतुष्टि दे दी थी। जल्द अधिसूचना जारी होगी। सीएम मनोहर लाल ने महंगाई के आंकड़े पेश किए हैं और बताया कि 2014 के अगस्त में 73.21 रुपए पेट्रोल था। 2015 में 70 के करीब हुआ और 2019 में 73 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हुआ और अभी 84 रुपए प्रति लीटर रेट है। सीएम ने यह कहा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्य बात है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश पर आज 1,98,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो प्रदेश के जीडीपी का करीब 22.8% है। प्रदेश में बिजली चोरी पर सीएम ने कहा कि बिजली विभाग में भी बहुत काम किए गए हैं। हरियाणा में 27 से 28 फरवरी को उद्योग की बिजली चोरी पर रेड भी की गई है।
तो किसान आंदोलन पर सीएम ने कहा कि किसान के नाम से जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश है। किसानों को खड़ी फसल जलाने की, बहकाने की कोशिश शुरू कर दी गई है और दूध के रेट बढ़ाने की बात कही गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की बात कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा कि केंद्र सरकार को खुद की ओर से बढ़ाए गए सारे टैक्स कम करके 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान जो रेट थे उस स्तर पर लाने चाहिए। सुरजेवाला ने लिखा कि पेट्रोल और डीजल पर 23 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर और 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए और ये टैक्स मोदी सरकार ने बढ़ाया है। सब्सिडी वाली रसोई गैस को भी कम करना चाहिए। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को एक्सटेंशन मिल गई है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। रोहतक में किसान नेता फसलों पर ट्रैक्टर चलाने आए किसानों के ट्रैक्टर के सामने लेट गए। आपको बता दें, उन्होंने लेटकर फसल बर्बाद करने से रोका। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल किसानों द्वारा फसल बर्बाद करने के खिलाफ हैं। रोहतक के बोहर गांव में किसान नेता को भनक लगी कि कुछ किसान अपनी 21 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने किसानों से यह आग्रह किया है कि किसान अपनी फसलों को बर्बाद करने की बजाय उन्हें गरीबों में बांटे। सतरोल खाप की तरफ से 100 रुपए लीटर दूध बेचने के आह्वान का असर नारनौंद में दिखना शुरू हो चुका है। यहां इलाके में किसान 100 रुपए किलो में दूध बेच रहे हैं। गोहाना मैम रोड पर सीवर लाइन दबाने का काम काफी धीमी गति से हो रहा है, जिससे सड़क पर राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं लोगों की शिकायत पर सीवर लाइन दबाने के लिए खोदी गई सड़क ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने हरियाणा सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान महंगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई सही ठहराई थी। विधायक जगबीर मलिक ने ओपी धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि ओपी धनखड़ अरबपति हैं, उन्हें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। महंगाई की मार तो प्रदेश की आम जनता और किसानों पर पड़ती है। चौकीदादरी के गांव कमोद के रहने वाले 73 साल के बुजुर्ग धावक राम फूल ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दम दिखाते हुए 3 मेडल अपने नाम किए। बुजुर्ग धावक रामफल ने सेना निवृत्ति के बाद 41 मेडल जीते हैं, तो वहीं अब उनका सपना विदेशी धरती पर मेडल जीतने का है। चौकीदादरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। दरअसल सरकार की ओर से निःशुल्क मिलने वाली आयरन के साथ सैकड़ों दवाइयां रोड पर फेंक दी गई। तो वहीं दवाई फेंकने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने दवाइयों को कब्जे में लिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और इसी को लेकर बिजली विभाग अब सख्त दिखाई दे रहा है। बिजली बिल का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बहादुरगढ़ नगर परिषद है, तो वहीं पब्लिक हेल्थ दूसरे नंबर पर आता है। बहादुरगढ़ नगर परिषद पर 6 करोड़ 64 लाख का बिजली का बिल बकाया है, जबकि पब्लिक हेल्थ पर करीबन 4.25 करोड़ का बिजली का बिल बाकी है। बिजली विभाग ने अब बिल न चुकाने वाले सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने का फैसला किया है। हरियाणा में मौजूदा समय में 35,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, तो वहीं टोहाना में 200 शिक्षकों के पद खाली हैं। फतेहाबाद में 1300 शिक्षक, तो वहीं 2 महीने बाद ही छात्रों के एग्जाम शुरू भी होने हैं। इसमें छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नागल चौधरी में निजामपुर नारनौल रोड पर बड़ा हादसा हुआ। रोड पर खड़े एक ट्रॉले में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रक में आग लग गई और ट्रक चालक की झुलसने से मौत हो गई। पानीपत के सुखदेव नगर में बीच बाजार में एक छात्र की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत फिर हंगामे के साथ हुई। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिस पर हंगामा शुरू हुआ। कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कहा कि वाद विवाद से लोकतंत्र चलता है, लेकिन विपक्ष का व्यवहार सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ई विधान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। कई राज्य इस ई विधान प्रणाली को सीखने के लिए हिमाचल से संपर्क भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हरियाणा विधानसभा की एक टीम शिमला पहुंची। ई विधान प्रणाली को सीखने आई टीम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। ये मौके पर मौजूद रहकर देखेंगे कि ई विधान प्रणाली कैसे काम करती है। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में वीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वीवीपी की मांग है कि सीयू के पदों पर विराजित अधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दें, क्योंकि यहां पर पढ़ने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शिमला के रामपुर में साधनहीन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से हस्तशिल्प टेक्निक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कन्नौरी और बुशहरी जैसे पारंपरिक कपड़ों की डिजाइनिंग को बारीकियों से सिखाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान फिर से ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश हुई है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 49 लाख से ज्यादा हुए। 25 लाख 49 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। देश में कोरोना के करीब 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 11,900 से ज्यादा ठीक। तो वहीं बीते 24 घंटे में 80 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या तो ये संख्या 1 करोड़ 11 लाख को पार कर चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख 96 हजार से ज्यादा ठीक। तो वहीं करीब 1,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,300 से ज्यादा केस, जिसके बाद कुल मामले 21,61,000 को पार कर चुके हैं, जिनमें से 77,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर एक बार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 175 नए केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,39,000 को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,03,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से 8,700 से ज्यादा की मौत। तो वहीं 2,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,70,000 को पार कर चुका है। इनमें से 2,66,000 से ज्यादा ठीक। तो वहीं 1,200 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। यूएई के शारजाह से लखनऊ के लिए उड़ान भरी इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ऐसा एक पैसेंजर की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ने की वजह से किया गया। हालांकि जिस पैसेंजर की तबीयत बिगड़ी थी उसे बचाया नहीं जा सका। तो 100 फटाफट बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।